Yes, dear students, get ready for your SST class. Today we are going to start our third chapter of history, the seeds of a revolution. As you know that in the previous lesson we have read that Neolithic age was known as revolution period. Now we will read why it is called as a revolution period, and we will focus on main Neolithic age, Neolithic tools and social life. Write down today's date on it and let's start to read. The Neolithic age. The last phase of the Stone Age is referred to as the Neolithic age owing to various important development. This phase marked a significant change in the life of early man. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि स्टोन एज की जो लास्ट फेज़ थी वो न्यूलिथिक एज थी, और क्योंकि इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई थी तो इसीलिए अर्ली मैन की लिए एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आई थी. ड्यूरिंग दिस पीरियड प्री हिस्टोरिक मैन started practicing farming, which made him settle down near his crops. सबसे पहली बात क्या हुई कि इस पीरियड में जो ह्यूमन था उसने फार्मिंग करना सीख लिया था और अब वो एक जगह पे टिक के रहने लग गया था क्योंकि उसको क्रॉप्स की देखभाल करनी पड़ती थी. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लाइक कैटल, हॉर्सेस एक्सेट्रा led to continuous supply of meat, milk and milk products. उसने जानवरों को पालना सीख लिया था, डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया था. जैसे कैटल्स में जैसे बहुत सारे कैटल जैसे काओ, डॉग, शिप, गोट एंड हॉर्सेस आल्सो. तो उससे उनको क्या मिल रहा था? मीट भी मिल रहा था, मिल्क भी मिल रहा था और मिल्क के प्रोडक्ट्स भी मिल रहे थे. अनदर मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड was the invention of wheel. और इस पीरियड का और सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट थी वो क्या थी? व्हील की इन्वेंशन हो गई थी, पहिए की खोज हो गई थी. इंस्टेड ऑफ चंकी स्टोन टूल्स, ब्लेड्स एंड ब्रेन्स were used, which had been made with excellent craftsmanship and cannot be replicated even today. तो इसके अलावा जो उस टाइम पे बड़े तीखे तीखे टूल यूज़ हो रहे थे, ब्लेड यूज़ हो रहे थे और जो ब्यूरिन्स यानी कि जो मतलब बोन्स के बनाए हुए टूल्स थे, शार्प टूल्स, वो यूज़ हो रहे थे जो कि एक्सीलेंट क्राफ्ट्समैन्स द्वारा बनाए जा रहे थे. इवन कि आज भी उनकी तुलना जो है, आज के टूल भी उनके सामने फेल हैं, उनकी बराबरी नहीं कर सकते. ऑल दीज डेवलपमेंट्स हैव लेड हिस्टोरियंस टू टर्म दिस फेज एज द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन. और ये सारे जो डेवलपमेंट थे, चेंज थे, हिस्टोरियन ने इन चेंजेस के कारण ही इस फेज़ को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहा है. ओके, नाउ द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन. ह्यूमन्स सो द सीड्स ऑफ फार्मिंग. अब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे अच्छे से. सबसे पहले ह्यूमन ने जो फार्मिंग करना सीखी उसके बारे में पढ़ते हैं. इट इज़ स्टिल अ माइस्ट्री हाउ ह्यूमन्स डिस्कवर्ड फार्मिंग. कहते कि ये एक बाय चांस हुआ, दुर्भाग्यशाली से हुआ, अचानक से हुआ कि जो ह्यूमन है उन्होंने फार्मिंग को डिस्कवर किया. But it is generally accepted that it might have been quite accidental. कहते कि हमने अभी भी पढ़ा कि फार्मिंग की डिस्कवर की, लेकिन कहते ये भी माना जाता है कि ह्यूमन ने डिस्कवरिंग नहीं की फार्मिंग की, बल्कि एक्सीडेंटली बाय चांस उसे सीखा, ऑब्जर्व करके सीखा. ह्यूमन्स माइट हैव ऑब्जर्व्ड plants growing from seeds that they threw away. ह्यूमन ने ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा कि जिन बीजों को उन्होंने फेंक दिया वही बीज किसकी फॉर्म में ग्रो हो गए? प्लांट की फॉर्म में ग्रो हो गए.
The transition of humankind from hunter-gatherers to one of cultivation was not a sudden on and it was a gradual transition। कहते ह्यूमन का एक हंटर गैदरर यानी कि एक शिकारी से कल्टीवेशन करना यानी कि खेती करने वाले किसान में बदलना वो कोई एकदम का चेंज या एक दिन का चेंज नहीं था, बल्कि उसके लिए टाइम भी लगा था। बाय द एंड ऑफ द न्यूलिथिक एज द क्लाइमेट वाज कंसिडरेबली वार्मर एंड हैड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो क्योंकि हमने पहले पढ़ा था जो ओल्ड स्टोन एज थी उसे आइस एज भी कहा जाता था। पहले जो वेदर था बहुत कूल था, सूटेबल नहीं था एग्रीकल्चर के लिए, बट न्यूलिथिक एज के टाइम तक जो क्लाइमेट था वो भी वार्मर होना शुरू हो गया था एंड दैट्स वाई जो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट थी वो होने लग गई थी। एज ह्यूमन पॉपुलेशन रोज देयर वाज ए नीड फॉर मोर फूड। और जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, जो फूड की नीड थी वो भी बढ़ गई, मोर हो गई। However, it was difficult to procure food only through hunting and gathering। तो इसीलिए उस टाइम पे बढ़ती हुई जो फूड की डिमांड थी वो सिर्फ हंटिंग या गैदरिंग यानी कि जो फल वगैरह लगे होते हैं पेड़ पौधों पे उनको इकट्ठे करना उसको गैदरिंग बोलते हैं। तो सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग से जो फूड की रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट नहीं हो सकती थी। Man thus gradually learned and developed the techniques of cultivation from sowing the seeds to finally harvesting the crops। तो फिर मैन ने फाइनली क्या सीखा? कल्टीवेशन की टेक्निक सीखी, उगाने से लेकर काटने तक सारी टेक्निक को उसने सीख लिया। दिस इन टर्न facilitated humans to settle as they no longer had to travel long distances in search of food। तो इसके बदले में ह्यूमन को क्या बेनिफिट मिला कि एक तो वो एक जगह पे टिक के रहने लग गया और बहुत दूर दूर जाकर जो वो फूड की खोज करता था वो भी बंद हो गया। Man thus began building strong houses which provided them from protection and shelter। तो क्योंकि अब लगातार उसको टिक के रहना होता था तो इसीलिए उसने स्ट्रॉन्ग हाउस बनाना सीख लिया जो उसे प्रोटेक्शन भी देते थे और शेल्टर भी देते थे। Plants which were cultivated during the Neolithic age include wheat, barley, figs, ओट्स एंड टाल ग्रासेस। तो उस टाइम पे ये फसलें थी और कुछ ग्रासेस थी जो कि ग्रो किए जाते थे। विद द हार्वेस्टिंग ऑफ द ग्रेन्स मैन वाज अगेन फेस्ड विद नीड फॉर ए प्रॉपर प्लेस टू स्टोर द ग्रेन। अब जैसे ही हार्वेस्टिंग होती, फसलों की कटाई होती, तो इंसान को फिर से ज़रूरत हुई किसकी? स्टोर की, जहाँ पे वो ग्रेन को संभाल के रख सके नेक्स्ट टाइम के लिए। एज ए रिजल्ट ग्रेनरीज वर कंस्ट्रक्टेड वेयर द ग्रेन्स कुड बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी ज़रूरत के लिए ग्रेनरीज यानी कि गोदाम कंस्ट्रक्ट किए इंसान ने और ग्रेन को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना शुरू कर दिया। वी कैन thus see the transition of early humans from hunter gatherers to food producers। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो ह्यूमन था वो एक हंटर गैदरर से फूड प्रोड्यूसर में चेंज हो गया, ट्रांजिट हो गया। मैनी न्यूलिथिक साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इंडिया। दीज इंक्लूड लाहुरा देवा नियर गंगेटिक प्लेन, बुरजाहोम इन कश्मीर, चिरंड इन बिहार, टिकलीहल इन रायचूर, टकलाकोटा
and Hallur in Karnataka, Payampally in Tamil Nadu, Utnur in आंध्र प्रदेश। ये सारी वो साइट्स थी जो न्यूलिथिक एज के बारे में बताती हैं। अनदर इम्पोर्टेंट साइट इज़ मेहरगढ़ विच इज़ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। मेहरगढ़ भी इनमें से इम्पोर्टेंट साइट थी जो आज के टाइम में पाकिस्तान में है। दिस साइट हैज़ प्रोवाइडेड ट्रेसिस ऑफ wheat and barley cultivation and herding of sheep, cattle and goats। यहाँ पे किसके निशान मिले हैं? ये पता लगा है कि वीट और बार्ले की फसल उगाई जाती थी और शिप या अदर कैटल गोट्स वगैरह को हर्ड किया जाता था, पाला जाता था। नाउ द नेक्स्ट, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। The early humans started the practice of domestication of animals around the same time they started cultivating crops। अर्ली ह्यूमन ने कल्टीवेशन, क्रॉप्स की कल्टीवेशन के साथ साथ एनिमल की डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट की, मतलब उन्हें भी पालना शुरू किया। काउज, शिप, गोट्स, डॉग्स एंड पिग्स वर द अर्लीस्ट एनिमल्स विच वर domesticated by humans। Thus man was able to provide himself with a continuous supply of meat, milk and milk product। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इन जानवरों से उसे मीट, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट मिलते थे। They also used the skin and hides of these animals to make clothes। और इसके साथ साथ उन्हें क्या मिलता था? उनकी स्किन से और हाइड से कपड़े के रूप में भी उनकी स्किन को इस्तेमाल करते थे। एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, हॉर्सेस एंड डोंकीज वर लेटर यूज्ड फॉर प्लगिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस। एनिमल का और क्या यूज़ था? जैसे कि बुलॉक, हॉर्सेस, डोंकी, वो प्लगिंग यानी कि हल चलाने और ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज़ के लिए भी यूज़ किए जाते थे।